आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। शुरू से ली ना अपनी क्लास सारी इसकी। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रू एंड फेयर की। देखो दो कॉन्सेप्ट्स है ऑडिट में, कुछ दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से ऑडिट के अंदर? एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक ट्रू एंड फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। और हम लोगों ने डेफिनेशन जो पढ़ा उसमें भी हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, राइट। एक कॉन्सेप्ट होता है मैटीरियलिटी। ऑल्दो अपने सिलेबस में मैटीरियलिटी के बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है, ये दो चीजें ट्रू एंड फेयर इसलिए क्योंकि हम लोग ऑडिट में जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो इसी बात पर है। हमने उस दिन डेफिनेशन जो पढ़ा उसमें भी हमने क्या पढ़ा? दैट ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। अब बड़ा सवाल ये है कि आपने ट्रूथ एंड फेयरनेस लिख तो दिया, लेकिन ये ट्रूथ एंड फेयरनेस का मतलब क्या होता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये ट्रूथ एंड फेयरनेस है क्या? देखिए वैसे तो ट्रूथ एंड फेयरनेस का अपने आप में कोई लिमिटेशन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज सही होनी चाहिए। बहुत सारी, मैं तो आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, जो यहां लिखा हुआ है उसके अलावा भी लिखवाऊंगा, ये दो चार चीजें। ट्रू एंड फेयर एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर ये कहता है कि फाइनेंशियल, ये इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी लेंगे और नेगेटिव, मतलब इसके दो अलग अलग एस्पेक्ट है। पॉजिटिव मतलब ब्रॉडर सेंस में और नेगेटिव मतलब स्मॉलर सेंस में। ये दो चीजें समझना जरा ध्यान से, ठीक है। स्मॉलर क्या होता है? पॉजिटिव मतलब एवरीथिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। इसका मतलब ये ट्रू एंड फेयर। जैसे ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड। आपने कोई एसेट रिकॉर्ड करने में कमी नहीं छोड़ी, सारी एसेट्स रिकॉर्ड हो गई। सेम एज ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो भी सारी रिकॉर्ड हो गई। आपने जितनी भी एसेट्स रिकॉर्ड करी हैं, ऑल एसेट्स आर प्रॉपरली वैल्यूड। प्रॉपरली वैल्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपरली वैल्यूड का मतलब होता है ना तो आपने अंडर वैल्यू, मतलब ये आपको चेक करना है, बीइंग एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है, ना तो अंडर वैल्यूएशन होना चाहिए ना तो ओवर वैल्यूएशन होना चाहिए। यानी जब किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट करोगे तो आप देखोगे कि सारी एसेट्स, हम लोग बैलेंस शीट से चलते हैं, चेक आपको दो ही चीजें करनी है, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। बैलेंस शीट में दो ही चीजें होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सारी एसेट्स रिकॉर्डेड है, सारी लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है, और कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड नहीं है। देखो लायबिलिटी में ना कई बच्चे ये पूछते हैं, और ये पूछना चाहिए कि आपने ये लिखा ऑल एसेट्स आर प्रॉपरली वैल्यूड अंडर एंड ओवर, लायबिलिटी में क्यों नहीं लिखा? ना ओवर वैल्यूएशन तो कोई करेगा ही नहीं, अंडर वैल्यूएशन वाला सामने वाला नहीं करने देगा। जैसे क्रेडिटर है, वो मरे ही नहीं करने दे आपको, तो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का कोई लफड़ा रहता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को एसेट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनी चार्ज, या आपने लॉ में पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी आर प्रॉपरली डिस्क्लोज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है? आप ऑडिट किसके लिए कर रहे हो? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, शेयर होल्डर के लिए? अब शेयर होल्डर के लिए ऑडिट करते समय हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है, अपन जब भी ऑडिट के बारे में कुछ लिखना हो ना, तो हमेशा ऑडिट पढ़ते समय ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि हमें शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आज शेयर होल्डर ने मेरे को क्यों भेजा ऑडिट करने के लिए? क्योंकि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे हैव अ डाउट ऑन कंपनीज मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी, कि कहीं हमारा मैनेजमेंट फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा, हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहा, हमें पूरी चीज दिखाने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। यही हमारा अल्टीमेट पर्पस था। अब कंपनी का मैनेज, और आप ये मानो कि कंपनी का, ये मान के ही ऑडिट करो कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो एकदम घटिया है, ये मानो। मतलब सुनने में वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आपने ये परसेप्शन नहीं लिया ना,
पुलिस अगर ये मान के इंक्वायरी करने लग जाए ना कि ये आदमी तो गिल्टी नहीं है, तो पुलिस की तो इंक्वायरी कभी जिंदगी में ही ना हो। वो हर उस आदमी को शक के दायरे में रखती है जो कि उस केस से संबंधित है। और शक के दायरे में रखने का मतलब वो ये मानते हैं कि हो सकता है इस आदमी ने भी करो, तो ये इंक्वायरी हो पाएगी ना। अगर आप पहले से ही इंक्वायरी करने से पहले से आप ये मान लो कि अरे ये आदमी तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता, तो आप कभी जिंदगी में इंक्वायरी में उससे कुछ नहीं निकलवा सकते, क्योंकि वो जो भी बोलेगा आपको सही ही लगेगा, क्योंकि आपका परसेप्शन सेट है ना। इसी तरीके से जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो हम ये मानते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजें शेयर होल्डर को नहीं बताई होंगी, बहुत सारी चीजें शेयर होल्डर को गलत बताई होंगी, हो सकता है नहीं बताई हो, लेकिन हम ये मान के ऑडिट करते हैं कि आपने शेयर होल्डर को बहुत सारी चीजें गलत बताई। ये आपने, हो सकता है आपने अंडर वैल्यूएशन करा हो, ओवर वैल्यूएशन करा हो, मैं ये मान रहा हूं, इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूं कि कहीं ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन तो नहीं करा। हमने 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 ये माना कि शायद मैनेजमेंट ने बहुत सारी एसेट्स बताई ही नहीं होंगी, डिस्क्लोज ही नहीं करी होंगी, छिपा लिया, राइट। या बहुत सारी लायबिलिटीज बताई नहीं। ऐसा मैनेजमेंट क्यों करता है? लायबिलिटी नहीं बताने का फायदा यह है कि नेट एसेट्स ज्यादा आएंगी, राइट। नेट एसेट ज्यादा आएंगी तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी लगेगी, इट विल बी इंप्रेसिव, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ा देंगे, चाहे बाद में कंपनी बंद हो जाए, पर अभी तो सैलरी बढ़ गई ना। मैनेजमेंट को कौन सा परमानेंटली रहना है, कंपनी तो शेयर होल्डर की। तो कहीं कोई एसेट्स को आपने दिखाया ही नहीं, ऐसा तो नहीं करा। इसी तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है मालूम है? ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर कंपनियों के बंद होने का कारण ये होता है। कंपनी के मैनेजमेंट क्या करता है मालूम है? आपके पास एसेट्स है 100 करोड़ की, आप शेयर होल्डर हो, मैं मैनेजमेंट हूं, कंपनी की एसेट्स है 100 करोड़ रुपए की, लायबिलिटीज है 25 करोड़ की। कितना अच्छा पोजीशन था, 75 करोड़ की नेट एसेट्स है। ये 75 करोड़ का नेट एसेट्स किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, राइट। अब कंपनी का मैनेजमेंट अगर आज इन एसेट्स को बेचेगा तो शेयर होल्डर को दिखेगा ये बिक रही है एसेट्स। अब वो बिकेंगी, दिखेगा तो वो ये पूछेगा भी कि पैसा कहां गया, पूछेगा ना। हम एक काम करते हैं, हम ना कंपनी की एसेट्स पे लोन ले लेते हैं और एसेट्स को गिरवी रख देते हैं। एसेट्स बिकेंगी नहीं तो बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रही है। शेयर होल्डर ना वो होता है बेवकूफ, ये एक समस्या है। शेयर होल्डर बेवकूफ है, जैसे आप लोग हो, हम लोग हैं, हम लोग शेयर होल्डर है। अपन तो चलो फिर भी कॉमर्स के लोग हैं, अपन तो फिर भी समझ जाएंगे। ऑर्डिनरी पर्सन है ना, जब आप उसके सामने बैलेंस शीट लेके जाओगे ना, तो मालूम है बैलेंस शीट में वो ये तो देखता है टोटल एसेट्स कितनी है, राइट, लेकिन नेट एसेट्स कभी नहीं देखता। नहीं समझ में आई बात? टोटल एसेट्स है 100 करोड़ की। आप जब कंपनी बंद होगी तो शेयर होल्डर को टोटल एसेट्स मिलती है, नेट एसेट्स मिलती है? नेट एसेट्स मिलेंगी, यानी लायबिलिटीज को लेस करने के बाद। अब वो जो शेयर होल्डर है वो क्या देखता है? टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई, कितना खुश हो रहे हो आप, 100 से 150 करोड़ हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी कितनी बढ़ गई। अब कंपनी का बीओडी क्या, उसको ये मेंटालिटी पता है शेयर होल्डर की कि इनको सालों को गधे, इनको नेट एसेट तो पता नहीं। पहले 100 करोड़ की एसेट थी तो नेट एसेट 75 करोड़ थी, अब टोटल एसेट 150 करोड़ की हो गई, नेट एसेट 15 करोड़ की रह गई। वो एक्सेप्टेबल है उनको, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता ना। और वो क्या देख रहे हैं? अच्छा 100 से 150 करोड़ हो गई हमारे से। अरे बेवकूफ, कल को अगर ये कंपनी बंद हो गई ना तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 15 करोड़ में किस किस को क्या क्या मिलेगा? तो कंपनी के ऑडिटर को यह भी देखना पड़ता है कि कंपनी, अच्छा ये जो लोन लिया आपने, कोई ना कोई एसेट गिरवी रखी होगी तभी लोन लिया होगा। लोन के पैसे से तो बीओडी मजे मार रहा है, और यहां से कंपनी के एसेट्स गिरवी जाए जा रही है, जाए जा रही है, पैसा तो आ रहा है, पर एसेट, कल को अगर कंपनी बंद हुई ना, सबसे पहले ये एसेट वो लोन वाले उठा के लेके चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे केस में कंपनी के ऑडिटर को यह भी देखना पड़ता है कि असल में जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिख रही है उनके ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है, कोई चार्ज क्रिएट तो नहीं कर रखा आपने। पता चला दिखने में एसेट 150 करोड़ है लेकिन उनके ऊपर 125 करोड़ के लोन चल रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आपके एसेट 25 करोड़ ही है। ये बात शायद शेयर होल्डर्स को नहीं बताई होगी बीओडी ने, हमें बतानी, हमें बतानी। अभी तक देखो हम जितनी भी चीजें बात कर रहे हैं वो सारी हम लोग एसेट लायबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, एसेट लायबिलिटी के लिए। अभी तक हम पीएनएल पे नहीं गए, जाएंगे, पर बैलेंस शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीएनएल क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता? क्योंकि पीएनएल ईयर टू ईयर बदलता है। इस साल प्रॉफिट, अगले साल लॉस हो। बैलेंस शीट में ऊपर क्या लिखते हो? एज ऑन या फॉर द पीरियड? एज ऑन, इसका मतलब क्या होता है? आज की, एज ऑन का मतलब फॉर द पीरियड होगा, फॉर द प्रेजेंट नहीं, अब तक का, नॉट फॉर प्रेजेंट, अब तक का, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनीज इंसेप्शन टिल नाउ, दिस इज व्हाट वी सिक्योर्ड। इतने सालों में हमने ये एसेट बनाई है, इतने सालों में ये लायबिलिटी बनाई है, दिस इज योर पोजीशन एज ऑफ नाउ, बट अप टू
पी एंड एल इस साल का है, राइट, लॉस आ भी गया, वैसे तो नहीं आना चाहिए, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है। एसेट तो आज तक की है, इतने सालों में आपने यही कमाया बस, तो इसलिए कंपनी की जो वैल्यू निकलती है ना, वो एसेट बैलेंस शीट से निकलती है, एसेट पी एंड एल से नहीं निकलती। यानी आज अगर आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हो ना, आप और मैं, राइट, आप और मैं जब तक छोटे बच्चे हैं या फिर कोई नॉन कॉमर्स है, मालूम है वो किसी कंपनी को वैल्यू कैसे देखते हैं, अच्छा कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, अच्छा कंपनी ने, कभी आप शेयर मार्केट में देखना व्हाट हैपेंस समटाइम्स, कंपनी को लॉस हो रहे हैं लेकिन फिर भी वैल्यू वैल्यू कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, लॉस आ रहा है, फिर भी शेयर का प्राइस भाग रहा है, क्योंकि कंपनी का नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बैलेंस शीट से वैल्यूएशन, वो पीएनएल से वैल्यूएशन नहीं करते। पीएनएल से वैल्यूएशन बच्चे करते हैं, जो 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 प्रोफेशनल नहीं होते ना, वो लोग करते हैं पीएनएल से। अरे पीएनएल करंट ईयर का है भाई, ये अगले साल प्रॉफिट में बदल जाएगा, पर अगर नेट एसेट्स नेट लायबिलिटी में बदल गई ना, वो कंपनी कभी कितने ही प्रॉफिट कमा ले, वो कंपनी कभी जिंदगी में वापस उठ नहीं सकती। तो हमने किस पर कॉन्सेंट्रेट करा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाहर नहीं आएंगे, अब हम पीएनएल पे चलते हैं, पीएनएल भी चेक करेंगे। क्या पीएनएल में चेक करेंगे? दैट ऑल आइटम्स जैसे जैसे परचेज, जैसे सेल्स, जैसे एक्सपेंसेस, जैसे इनकम, ऑल आइटम्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड, कंप्लीटली रिकॉर्डेड। और कंप्लीटली रिकॉर्डेड काफी नहीं होता बेटा, करेक्टली रिकॉर्डेड, ये भी चेक करना है। हाँ, लेकिन लेकिन पी एंड एल में ना आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। पी एंड एल में अगर आपने ज्यादा चेक नहीं भी कराना तो कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं कर देना। इसलिए जब हम ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा, अच्छा एक और रीजन है बैलेंस शीट पे जाने का, पहले पी एंड एल बनता है फिर बैलेंस शीट बनता है। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द पी एंड एल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैलेंस शीट में आ चुके होते हैं। तो बैलेंस शीट अगर चेक हो गई ना, तो आप मान के चलो पी एंड एल भी आपका हो गया। लेकिन हाँ, हमने पी एंड एल को छोड़ा नहीं। और लास्ट एक छोटी सी चीज, बिल्कुल छोटी सी चीज, जो पी एंड एल बना है, नहीं, जो पी एंड एल बना है, जो बैलेंस शीट बना है, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3। बेटा ये लेकिन सिर्फ कंपनी के केस में चेक करना, राइट, पढ़ा होगा शेड्यूल 3, ये हम किस में करेंगे? सिर्फ इन केस ऑफ कंपनी ओनली, इन केस ऑफ कंपनी ओनली। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट नहीं? लिखने का इसको लिखो फटाफट से। हाँ लिखो, करो करो, जो भी करना है करो फटाफट से। आप लिख रहे हो क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रू एंड फेयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग, अनडाउटेडली, क्योंकि हमारा तो मेन ही काम यही है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, वहां पे भी हमने कि ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर क्या डिनोट करता है? ट्रू एंड फेयर डिनोट करता है दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन ट्रू मैनर, the state of affairs of the business as examined by him are truly fairly presented। यानी ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स बताए गए हैं, बेटा स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब योर प्रॉफिट एंड लॉस, योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ अफेयर, कि क्या कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं। क्या क्या चीजें चेक करनी है? द एसेट्स आर नीदर अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, नो मटेरियल एसेट्स इज ओमिटेड, यानी ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड। ये लिखते हैं मटेरियल एसेट। बेटा मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यहां मटेरियल का मतलब वो मटेरियल नहीं है, यहां मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट। ऑल मटेरियल एसेट्स आर रिकॉर्डेड या नो मटेरियल एसेट इज ओमिटेड, कोई भी एसेट रिकॉर्ड होने से छूटी नहीं है, वो हमने यहां लिख दिया। द चार्ज इफ एनी ऑन एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड, एसेट पे अगर कोई चार्ज क्रिएटेड है तो कंपनी ने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया। जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट के नीचे, उन नोट्स टू अकाउंट्स में आपने बताया है कि कौन सी एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। मटेरियल लायबिलिटीज शुड नॉट बी ओमिटेड, यानी ऑल इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। इन द लास्ट P&L account discloses all matters as required in schedule 3 पार्ट 2 एंड पार्ट 1। पार्ट 2 बेटा P&L के लिए होता है, पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए होता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रू एंड फेयर का कॉन्सेप्ट। अब एक आता है मैटेरियलिटी, ये मैं आपको समझाऊंगा 2 मिनट बाद में, पहले आप एक चीज समझ लीजिए। देखो, एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे। ICMAI भी इशू करता है, ICAI मतलब मैंने उसको भी, मैं ICAI लिखते, लेकिन मैं ICAI में लिखता हूं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन ना रहे बस इसलिए। बाकी दोनों का नाम, उसका नाम भी ICAI ही है। ICAMI, हम कॉस्ट अकाउंटेंट, अपन लोग क्या काम करते हैं, अपन लोग कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हैं और कॉस्ट ऑडिट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट्स बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो इसके लिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ICAI वाले क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फाइनेंस ऑडिट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने कौन से स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, उनके भी वही सफर से जो अपने थी ना CAS, उन्होंने तो सोल्यूशन निकाल दिया, उसको उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में इजी हो गया। ICSI वाले सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बनाने जैसा तो कुछ होता ही नहीं, उनको ऑडिट जैसा कुछ है ही नहीं, सच छोटा सा ही काम है, इतना सा ही होता है CS वालों का, ज्यादा कुछ है भी नहीं। वैल्यू तो अपन लोगों की है, बाकी तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं CS, लेकिन कोई बात नहीं, तो छोटे मोटे भी सपोर्टिंग रोल जरूरी है। तो उनके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, राइट। अब आपको ये पढ़ने नहीं है, लेकिन आप जब ऑडिट की बात करते हो ना, तो ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड्स बनाते ही क्यों हैं? देखिए, स्टैंडर्ड्स बनाने के 2 रीजन होते हैं, चाहे वो अपना ICMI बना रहा हो, ICAI वाले बनाते हो, ICSI से कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाते ही क्यों है? स्टैंडर्ड्स बनाने का रीजन ये है, यूनिफॉर्मिटी। इस पूरे भारत में जितने भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, वो जब ऑडिट करें ना, कॉस्ट ऑडिट करें, या जब वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाएं, तो सबका तरीका एक जैसा हो। सोचो ना, ये अलग कंपनी में, आप अलग कंपनी में, वो अलग कंपनी में, 3 जगह 3 अलग अलग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, और तीनों बहुत एक्सपर्ट है। तीनों अगर अपने हिसाब से कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाना चालू कर दें, कॉस्ट शीट बनाना चालू कर दें, कॉस्ट लेजर बनाना चालू कर दें, तो भाई साहब हो गया फिर तो काम। फिर इस भारत में अगर 5000 चार्टेड कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो 5000 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट्स। तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए। दूसरी बात, आपने अपन लोगों ने ICMI से डिग्री ली, कल को मान लीजिए मैं कॉस्ट अकाउंट्स बना रहा हूं किसी कंपनी के, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मुझे कोई दिक्कत आ गई, मैं किससे पूछूं जाके, किससे पूछूं? पता है आप लोग को, हमें डिग्री नहीं मिलती, ये पता है आप लोग को, आपको डिग्री नहीं मिलती। नहीं नहीं, प्रोफेशनल तो डॉक्टर्स भी है, उनको डिग्री मिलती है, प्रोफेशनल तो इंजीनियर्स भी है, उनको मिलती है, अपने को नहीं मिलती डिग्री, पता है आप, डिग्री नहीं मिलेगी है, डिग्री नहीं मिलेगी ना, लेकिन डिग्री, प्रॉपर डिग्री जो आती है वो नहीं मिलेगी कभी भी, क्योंकि हम लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। दोनों में डिफरेंस होता है। डिग्री का मतलब होता है कि आपको एक बार डिग्री मिल गई ना, अब हम आपके हैं कौन। जैसे आप जिस कॉलेज से इंजीनियर बने, इंजीनियर बन गए ना, डिग्री मिल गई ना, अब तू जान भाड़ में जा, तू मर जी कुछ भी कर, हमारे पास दोबारा मत आइयो तेरी शक्ल लेके, उनको कोई लेना देना नहीं। आप अपने काम में कोई गड़बड़ भी कर आ गए ना, तो वो कॉलेज जिम्मेदार नहीं। जैसे किसी इंजीनियर ने कोई फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर गिर गया, तो भाई साहब वो इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहेगा हमने तो बढ़िया पढ़ा लिखा कर भेजा था, इतना पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, फिर भी ढंग से काम नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने केस में ऐसा नहीं होता।
यदि आज आपने, हमें डिग्री तो मिलती नहीं, मेंबरशिप मिलती है, उसके बदले में हर साल रिचार्ज कराना पड़ता है। मतलब आप सोचो कि सीएमए बनने के बाद आपको पैसे नहीं देने, ऐसा नहीं होता है, आपको हर साल मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। ये मेंबरशिप फीस किसके लिए? ये मेंबरशिप इसलिए क्योंकि आप जिंदगी भर आईसीएमआई के मेंबर हो गए, यानी जब तक आईसीएमआई रहेगा, जब तक आप रहोगे, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको हर साल एक रिचार्ज कराना है। अब साले तुम हमसे पैसे ले रहे हो, तो अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, अगर सीए वाले हैं तो, या कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आएगी, तो तुमसे ही पूछूंगा ना, तुमको बताना पड़ेगा ना। बोला हाँ बता रहे भाई, नाराज क्यों रहा, बता रहे हैं, बताओ फिर। अभी उन्होंने क्या करा, इसने को डाउट पूछा, उनको लगा कि यार ये पूछ रहा है, कल को वो भी पूछ सकती है, कल को वो भी पूछ सकता है, खत्म, झंझट ही खत्म। जिसको कभी भी कोई फफूंद लगे ना, स्टैंडर्ड पढ़ लो। कितने सारे स्टैंडर्ड्स बन गए हमारे, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कितने, कॉस्ट, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 19-20 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से लगभग, वो सारे भी क्यों बने? यूनिफॉर्मिटी, आपको कोई दिक्कत ना है। इसी तरीके से आईसीए वाले ने इश्यू करे। अब हमारे तो बहुत सारे 38 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अभी कॉस्ट ऑडिटिंग में तो फिर भी कम है, लेकिन ऑडिट में तो बहुत सारे हैं। आईसीए का तो मेन काम ही यही वाला है। अब इनमें एक स्टैंडर्ड है 320, जो कहता है मैटेरियलिटी। ठीक है, मैटेरियलिटी यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे मैटेरियलिटी का जनरल मतलब, तो ये होता है इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्यों? ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑडिटिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग में भी कॉन्सेप्ट है, मैं किसी एंटिटी के पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में आपको साल लग गया, पूरा एक, मैं कैसे चेक कर लूंगा भाई? लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं प्रोफेशनल, हम कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से करे हुए बीकॉम तो है नहीं, हमें प्रोफेशनल, हम कुछ चीजें देख के भी ये बता सकते ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हम ना आपके कुछ आइटम्स को देख के भी बता सकते हैं कि आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हाल रहा होगा। यानी हमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है ये बोलने के लिए पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ को। लेकिन ये कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, डॉक्टर वाला, याद आया? सैंपलिंग में, सैंपलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ब्लड यहीं से लिया ना, रीजन भी क्योंकि कई और से लोगे तो वो सही सैंपल नहीं आएगा। आपको ओपिनियन जो ब्लड लिया उसके ऊपर नहीं देना है, पूरी बॉडी पे देना है। तो ब्लड तो पूरी बॉडी में है ना, कहीं से भी निकाल सकते थे ना, यहीं से। क्यों? क्योंकि द मोस्ट प्यूरिफाइड ब्लड यही होता है। कल बताया था कि नहीं बताते वाला, है ना? सबसे ज्यादा यहां पर अगर ब्लड में कोई डिजीज के अगर वायरस है ना, इसका मतलब आपको भाई साहब अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत है, और कहीं से नहीं ले सकते। इसी तरीके से मम्मी चावल बनाती है ना, साइड में से लेती है ना, बीच में से सैंपल नहीं आएगा सही, क्योंकि मुझे सैंपल पर ओपिनियन नहीं देना, मुझे किस पे देना है? ओवरऑल पे। तो मुझे सबको ध्यान में रखते हो, कितना ध्यान रखा। देखो मम्मी, जिसने कभी और से, मम्मी को तो नहीं पता था सैंपलिंग कर रही है मम्मी, और उसमें ये भी टेक्निक लग रही है साइड से लेने की, सालों पहले जिसने ये बनाया होगा, उसने देखो पूरे चावल को ध्यान में रखकर एक सैंपल लिया, क्योंकि उसको ओपिनियन किस पे देना था। तो उसने पूरे को ध्यान रखा, पूरे का फीचर देखा, चेक नहीं करा। यही आपको सेम काम यहां करना है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पूरे हैं, चेक नहीं करने, चेक थोड़े से ही करने। पूरे को क्यों देखना है? जब तक पूरे नहीं देखूंगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आइटम, अब नहीं, कौन सा आइटम पूरे को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझा मेरी बात? आप बोल सही रहे हो, लेकिन हम चेक, हाँ, मेजर पार्ट नहीं, फिर गलती कर रहे हो। मेजर माइनर नहीं बेटा, मेजर चेक करने का मतलब है कि फिर जो माइनर है उसको तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मेजर माइनर नहीं, मेरी लाइन सुनो ध्यान से, कौन सा आइटम है जो पूरे को रिप्रेजेंट करता हो, मेजर माइनर नहीं। कई बार हमें माइनर आइटम भी उठाना पड़ता है, आप समझे मेरी बात? यही तभी तो मैटेरियलिटी वर्ड निकाला, वरना तो हम फिर हमें इतनी मेहनत क्यों करनी थी, सीधा ये लिख देते ना मेजर पार्ट लो सैंपल में। क्यों नहीं बोला हमने मेजर पार्ट लो? आज हमने पूरा ऐसे 320 बना दिया मटेरियल भी, क्यों बनाया? आप सीधा लिख देते ना कि मेजर पोर्शन ले लो। अरे मेजर पोर्शन क्यों, माइनर बेकार है क्या? सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप छोटा सा आइटम होता है, रेगुलर भी नहीं होता, नॉन रैकरिंग होता है, एबनॉर्मल भी है, तो भी सैंपल में आता है। यानी आपकी कंपनी का टर्नओवर है 200 करोड़, 200 करोड़ का टर्नओवर है, सेल ऑफ स्क्रैप 2 साल में तो अब जाकर हुआ, वो भी मात्र 3.5 लाख रुपए। 200 करोड़ और 3.5 लाख डिवाइड बाय 200 करोड़ करूंगा ना, 0.001 में अटक जाएगा, लेकिन फिर भी सैंपल में लेना पड़ता है।
क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एबनॉर्मल आइटम्स को रिप्रेजेंट, मुझे ये देखना है कि एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट कंपनी सही करती है क्या। अगर इस एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट सही कराए ना, तो जितने एबनॉर्मल होंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है इसका, एबनॉर्मल आइटम्स। अब था तो माइनर ना, इतना माइनर था कि कैलकुलेशन में भी 001 में आ रहा था, फिर भी सैंपल में लिया ना। तो मैटेरियलिटी का मतलब जो पूरे फाइनेंस, जो इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट का मतलब जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। और ये बात मान लेना, आप प्रोफेशनल हो। सोचो एक बार कोई डॉक्टर आपको, आप डॉक्टर के पास दिखाने गए, भगवान ना करे कभी जाना पड़े, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई ले ली, लिख दी, आपने दवाई ले भी ली एक दिन, फिर डॉक्टर का फोन आया, भाई यार वो एक बार पर्ची वापस लाना यार। क्या हो गया? बोले यार वो दवाई तेरे को यार गलती से कैंसर वाली लिख दी यार। तो वो तेरे को कैंसर नहीं था, वो तो गलती से मेरे को, मैं किसी और पेशेंट को लिख रहा था। आप बोलोगे, बोले भाई साहब पर्चा तो लेकर आ रहा हूं, अगर सही सलामत रहा ना तो आपका मरना तय है, ये कंफर्म है। अगर मैं बच गया ना तो आपका मरना तय है। क्यों? गलती नहीं हो सकती क्या आदमी से? अरे हंसने की क्या बात है, सही बताओ, गलती नहीं हो सकती क्या? बीवी से लड़कर आया था, पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी, कोई बात हो गई होगी, कर सकता है ना गलती, तो आप माफ कर देना चाहिए था ना आपको। क्यों नहीं माफ कर रहे आप? भाई साहब प्रोफेशनल है। सोचो आज अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दूं, और ऑडिट रिपोर्ट फिर मुझे, अरे यार अपन ने तो सैंपल गलत ले लिया यार, ये आइटम तो भाई साहब अपन ने तो यार एसेट्स एबनॉर्मल को तो कुछ चेक ही नहीं करा अपन ने तो मेजर मेजर पार्ट ले लिए। अब बोले यार एक मिनट देखो, हमने जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की थी ना, एक बार वापस भेजो सब, हमें एक लाइन काट के करेक्शन करके भेजना। भाई साहब लोग धज्जे उड़ा देंगे आपकी। आप एस प्रोफेशनल के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इसे बैकआउट नहीं कर सकते। तो आपने जो सैंपल लिया ना, दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, और अगर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, योर सैंपल इज यूजलेस। बात समझ में नहीं आई क्या? इसीलिए हमने बोला मटेरियल आइटम सैंपल में लो। अब मटेरियल का मतलब क्या होता है? देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मटेरियलिटी इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग, ठीक है, दैट स्पेसिफाइज कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड इन परफॉर्मिंग एंड प्लानिंग द ऑडिट। पता है, ये तो बेवकूफी भरी बात लिख दी। अरे हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी नहीं, कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप ऑडिट में पढ़ोगे ना, वो ऑडिट की प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में इसीलिए तो बनाया है, इसीलिए बनाया। अभी ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर का कॉन्सेप्ट भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी आप काहे में यूज करोगे? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। भाई रात भर पढ़ाई करी दिखती है? कितनी पढ़ाई करता है रात भर? है, मैं कल पूरी रात भर नहीं सोया, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हॉस्पिटल में तो मैं, अब नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब घर पे जो नींद आती है वो तो नहीं आ सकती ना, तो वो ऐसी टूटी फूटी सी नींद आ रही थी, बार बार खुल रही थी। लेकिन ऐसी हालत तो मेरी भी नहीं है फिर भी, है। ये तो इसका तो हाल ये हो रहा है कि ये हाथ ऊपर जा रहा है, ये नीचे नहीं आता उससे पहले ऊपर चला जाता है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे इसका सिलसिला यूं ही चल रहा है? इसको तो नहाने की जरूरत है मेरे हिसाब से, तो चेहरे धोने की नहीं, नहाने की जरूरत है। वो पाइप आ रहा है ना इसी का, वो सर पे डाल ले तो मेरे हिसाब से तेरा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, है। चलिए, तो ऑडिटिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में काम में आता है, चाहे ट्रू। अब देखो ये कुछ दो चार लाइनें होती है, इनको पंच लाइन बोलते हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट है ऑडिट में, लाइन टिका दो, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ऑडिटिंग फॉर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, खत्म। ये पंच लाइन है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन planning and performing the audit. True and fair, it is a basic concept in auditing used in planning and performing the audit. Materiality, it is a basic concept in auditing used in planning and performing the audit. तो ये तो पंच लाइन हो गई। आगे देखो, it requires auditor to consider materiality of the transaction during the course of audit. No item is material in all circumstances. ये एक और लाइन लिखते हैं, एक और लाइन लिखेंगे हम लोग, इन्होंने आधा लिखा, मैं एक और लिखता हूं। Not every item is material. Not every item is material. दो बातें हैं। नहीं, बात वो ही नहीं है, बात वो नहीं है बेटे, बात वो नहीं है, ध्यान से पढ़ो। Not every item is material, वो क्या बोल रहा है? No item is material in all circumstances, मतलब एक आइटम आपकी ऑडिट में मटेरियल था, लेकिन उनकी एंटिटी के आइटम मटेरियल नहीं था। आपके यहां 100 आइटम है, मैंने जो लाइन लिखी उसका मतलब क्या है? आपके यहां 100 आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नॉट ऑल द आइटम्स आर मटेरियल, 10 ही आइटम मटेरियल है, 12 ही आइटम मटेरियल। मेरी लाइन का मतलब ये है, और इस लाइन का मतलब ये कि जो आपकी ऑडिट में 12 आइटम मटेरियल थे,
जरूरी नहीं है कि वो उनकी ऑडिट में भी वही 12 आइटम, यानी मैं यहां बैठ के आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनवा सकता, कोई नहीं बना सकता। ये बिजनेस टू बिजनेस चेंज होगा, और बिजनेस टू बिजनेस छोड़ो, साल टू साल भी चेंज होगा। पिछले साल आपकी ऑडिट, उदाहरण से समझाता हूं भी, पिछले साल जब मैंने आपकी ऑडिट करी ना, तब कोई आइटम मटेरियल था। अगले साल भी मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, आप ही की कर रहा हूं, बिजनेस भी सेम है, तो भी हो सकता है वो आइटम मटेरियल ना हो। मतलब जब मैंने आपकी ऑडिट करी, पहली बार की थी, इससे पहले मैंने कभी ऑडिट नहीं करी, तो आपके यहां पर मेरे को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा था। डेप्रिसिएशन इज अ मटेरियल आइटम मेरे लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट्स का WDV बदल जाता है। अगले सालों तक का डेप्रिसिएशन गलत लगेगा, अगर अभी गलत लगा ना, अगले तक गलत लगेगा। P&L की तो धज्जियां उड़ाई दी आपने, बैलेंस शीट की भी धज्जियां उड़ गई, तो मटेरियल आइटम है, बिल्कुल है अभी, क्योंकि मैं पहली बार ऑडिट कर रहा हूं। अगले साल भी मैंने ही ऑडिट करी, अभी भी मटेरियल। तीसरे साल में नहीं यार, ये सही निकलता है डेप्रिसिएशन, इनका एकदम सही कैलकुलेशन है, तो अभी मटेरियल नहीं रहा ना, वही आइटम। लेकिन सोचो मेरी फर्म का दूसरा पार्टनर आ गया, मेरी इस बार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ी ऑडिट दूसरी कर रहा हूं, तो मेरा दूसरा पार्टनर PJ सर आ गए, पवन जहांगीर सर मेरे पार्टनर है, उनको लेकर आके बोले इस साल मैं ऑडिट करूं, उनके लिए मटेरियल है। तो तीसरा, वो पहली बार कर रहे हैं, अब तीसरा स्टेटमेंट, एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर 1% बट नॉट मटेरियल फॉर द इन द सेम सर्कमस्टेंसेस। डिफर कर गया ना, तो मटेरियलिटी की लिस्ट नहीं बना सकते कभी भी। फिर भी देखो क्या लिखा, द मेन, अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक और वर्ड सुनना, एक होता है PJ। PJ क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल, एक सामान्य आदमी में और एक प्रोफेशनल में ना बस इतना ही फर्क है। जजमेंट तो हमारी दुनिया में सब आदमी करते हैं, जजमेंट तो कोई भी कर सकता है, हम तो खड़े खड़े भी यहां बैठे बैठे जजमेंट कर देते हैं। एक बार मुझे बना के देखो रिलायंस का MD, फिर बताता हूं। मोदी जी ने ऐसा कर लिया होता, तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी साला घोंचू है, खैर वो तो है भी है। ये जजमेंट बना रहे ना, ये सब अनप्रोफेशनल जजमेंट, कोई बेसिस नहीं, कोई आधार नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। आप और हम प्रोफेशनल हैं, हम कुछ भी जजमेंट बनाते हैं ना, सोच समझ के बनाते हैं, क्योंकि हमारा जजमेंट लोगों के लिए बेसिस है। तो हमें मैट, अब इतने सारे हमने पढ़ लिया, हर आइटम मटेरियल नहीं होता, अलग अलग, एक ही एंटिटी में बहुत सारे आइटम्स में से कुछ आइटम मटेरियल होंगे, कुछ नहीं होंगे। उनमें से भी कुछ आइटम इसके लिए मटेरियल है तो उनके लिए नहीं है। एक आइटम जो इस साल मटेरियल है ना, तो अल्टीमेटली करें क्या? हमने बोला कि जब आप ऑडिट करने जाओगे ना, तो ऑडिटर को क्या लगाना, इसमें बेटा बीच में एक लाइन मिसिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। ऑडिट, ध्यान से सुनना, ऑडिटर को कहीं लिख लो, ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल, इसके नीचे देखो ऐसे एरो बना के लिख लो, ऑडिटर हैज टू यूज हिज PJ in determining the material item, in determining the material item। ये बात भूल मत जाना, एक आदमी के लिए जो आइटम मटेरियल है, हो सकता है दूसरे के लिए वो आइटम मटेरियल ना हो। ये भी नहीं भूल जाना कि जो आइटम एक एंटिटी में मटेरियल है वो दूसरी में ना हो, ठीक है ना। और ये भी मत भूल जाना कि जो आइटम इस साल मटेरियल है, हो सकता है अगले साल ना हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर जाने के बाद अपना खुद का प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब आगे की कहानी सुनो। प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के लिए ना बेटा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्या होता है ना, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना कुछ आदमी देखते ही बता देते हैं। डॉक्टर्स के पास गए हो कभी? नए डॉक्टर में और पुराने डॉक्टर में क्या फर्क होता है मालूम है? एक्सपीरियंस का। नया डॉक्टर जो है ना, वो टेस्ट करवाता है। आपने बोला साहब पेट में दर्द हो रहा है साहब, अब डॉक्टर ये पढ़कर आया है पेट में दर्द के 3 ही कारण होते हैं, ये वो पढ़कर आया है। वो 3 ही नहीं थे, ऐसा तो नहीं करेगा यार। आदमी बोला पतला है, ऐसा इंजेक्शन लगाया, बोले फिर कभी दर्द ही नहीं हुआ पूरी जिंदगी में कहीं पे भी, है। तो वो क्या करेगा, तीन रीजन है। अब उसको ये नहीं पता कि कौन से रीजन का क्या सिम्टम होता है, तो उसने पहला रीजन मानते हुए आपको दवाई दे दी, आप ठीक हो गए। भाई साहब उस दिन डॉक्टर को ये समझ में आया कि ये सिम्टम होते हैं तो ये कारण होता है। आपने 2 दिन की दवाई ली, आप ठीक नहीं हुए, तो डॉक्टर को ये समझ में आया कि ये सिम्टम पे ये तो रीजन नहीं होता, मतलब आपकी जान की परवाह नहीं है। हाँ, ही इज इन लर्निंग प्रोसेस। फिर दूसरा रीजन मानते हुए दवाई दी। आपको लग रहा होगा कि पागल हो गया साला, ऐसा थोड़ी, ऐसा ही होता है बेटा। बड़ा डॉक्टर जो बनता है ना, वो बड़ा डॉक्टर ऐसा नहीं कि पहले दिन से इतना एक्सपर्ट था, पहले दिन से ऐसा कभी नहीं होता। फिर दूसरे दवाई दी, उससे आप ठीक हो गए, फिर उसको समझ में आ गया कि ये सिम्टम नहीं हुए, अब तीसरे में तो आप सही होंगे ही होंगे।
लेकिन अब ये डॉक्टर हो गया पुराना, अब नहीं, आप जाओगे, आप तो जाओगे, डॉक्टर पुराना हो गया, आपने जैसे बोला सिम्टम, हाँ ये दवाई ले ले। कई बार तो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर सुनते ही नहीं है आपकी बात, जैसे आप बोलते हैं सब बुखार भी हो रहा है कल रात से, पेट दर्द भी हो रहा है, थोड़ी सी वॉमिटिंग का सा भी मन कर रहा है, और डॉक्टर बोला ये दवाई ले, सब वो बुखार की दवाई, बोले बुखार की लिख दी, वो सर उल्टी, हाँ अरे तू ठीक हो जाएगा ले जा, सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है उल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि बुखार हो रहा है, ये बुखार उतरेगा ना उल्टी सही हो जाएगी, वो दवाई नहीं लिखता। नए डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलते जाओ वो लिखता जाएगा, करके देख लेना कभी आप सब बुखार हो रहा है ये दवाई ले लेना, सर वो थोड़ा उल्टी भी है ये भी दवाई ले लेना, सर वो पेट दर्द ये भी ले लेना, सर ये भी ले। अरे पागल आदमी, उसको पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। पुराना डॉक्टर जानता है पेट दर्द उल्टी सर दर्द तेरे सब खत्म हो जाएंगे बेटे, जैसे तेरा बुखार उतरेगा तो 2 दवाई ले ले। आप जितने पुराने डॉक्टर के पास जाओगे उतनी कम दवाई लिखता है, राइट, ये एक्सपीरियंस से आता है, राइट। अब सवाल है कि एक्सपीरियंस तो जब आएगा तभी आएगा, तो मैं शुरू के सालों में जब ऑडिट करूंगा तब क्या करूं, तब हम नहीं सिखा रहे ना, उसी के लिए तो बोला कि तब तक जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं आता ना, ये प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के लिए फैक्टर ध्यान में रखना। जैसे इंडिविजुअली कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली मटेरियल है, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है। जैसे अगर मान लीजिए आपने लॉ का वायलेशन करा किसी का भी, और उसके वायलेशन से आपकी एंटिटी की बंद होने की संभावना है, फॉर एग्जांपल बैंक्स में क्या होता है मालूम है, सीआरआर अगर मेंटेन नहीं करा, पढ़ा था सीआरआर ऐसे, क्या बोले, और एसएलआर क्या, स्टैट्यूट, अगर सीआरआर मेंटेन नहीं करा, एसएलआर मेंटेन नहीं करा, अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरबीआई ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपकी एंटिटी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये गलती क्या मैं नॉन मटेरियल मान सकता हूं क्या, मटेरियल मानना। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 नहीं लगाया, तो ये गलती मैं नॉन मटेरियल नहीं मान सकता। इसी तरीके से एग्रीगेट, कुछ आइटम इंडिविजुअली मटेरियल नहीं होते, फॉर एग्जांपल एंटिटी के 5,000 इंप्लॉई, एक इंप्लॉय की सैलरी पे 140 रुपए का टीडीएस बन रहा था, नहीं काटा, और एंटिटी का बैलेंस शीट है 5,000 करोड़ का, टीडीएस नहीं काटा, क्या ये आइटम मटेरियल है, नहीं। एक और एम्प्लॉय के पे नहीं काटा 210 रुपए, एक और एम्प्लॉय के नहीं काटा 500 रुपए, ऐसा करके 1,000 एम्प्लॉय की सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा, अब मटेरियल हो गया, है ना। तो कभी कभी इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है लेकिन एग्रीगेट में मटेरियल होता है। कभी कभी किसी चीज का किसी पे फर्क नहीं पड़ रहा, ओवरऑल पे, जैसे अगर आपने शेड्यूल 3 नहीं लगाया, कोई आइटम गलत नहीं होगा। आज अगर आपने अपना P&L शेड्यूल 3 के पार्ट बी के हिसाब से नहीं बनाया फॉर्मेट, बताओ क्या गलत होगा, सेल्स का फिगर गलत हो जाएगा क्या, सेल परचेस कोई फिगर, जीपी सही आएगा, एनपी सही आएगा, नेट एसेट सब सही आएगा, सब, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन खराब है ना, तो फिर ये भी हमारे लिए मटेरियल है। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस, मतलब मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये कहते हो कि सर बड़े अमाउंट का आइटम मटेरियल होता है छोटे का नहीं होता, तो उसका एग्जांपल हमने आपको समझाया। आप कहते हो कि सर जिस 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 गलती से कोई भी आइटम पे इफेक्ट नहीं आ रहा वो मटेरियल है, हमने कहा नहीं, ओवरऑल भी देखो। आपको हर चीज को ध्यान में रखना है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब कई बार कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटेटिवली फिगर में गलत है, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली, यानी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फिगर कम भी ज्यादा होगा तो जैसे आपने कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफिकेशन गलत कर दी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर आप प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा लेकिन वो अगले सालों में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे किसी एसेट को, किसी खर्चे को एसेट मानना था, मोबाइल को एसेट मानना था, आपने एक्सपेंडिचर मान लिया, क्या होगा, पूरा एक्सपेंडिचर चार्ज हो गया, P&L प्रॉफिट कम आ गया, अगले सालों में ज्यादा ही आएगा ना। अगर आप एसेट मानते तो क्या होता, यही 10,000 रुपए थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होता, बात तो सेम ही रहती। यानी मान लीजिए अगर इस मोबाइल की लाइफ 5 साल है, तो 5 साल बाद का जो इफेक्ट है वो बराबर ही रहेगा दोनों में, लेकिन फिर भी गलत तो है ही ना यार। इसीलिए हमें अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाने में ये सारी चीजों को ध्यान में रखना हो। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड, आगे चलेंगे। बस हमारा ऑडिट का टेक्निकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ऑडिट, और एक चीज के लिए मैं भयंकर वाला है ना, मतलब भयंकर वाला मेरा ICMI के साथ में जो ना बड़ा डिस्प्यूट है, बस सुनते नहीं वो, इतने सारे टाइप्स, अरे बाप रे भाई साहब, इतनी ऑडिट तो ना एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में नहीं करता। इतनी सारी ऑडिट्स, मतलब आप देख रहे हो ना, क्या इतनी सारी ऑडिट वाकई में होती, क्या होती हैं? अरे लेकिन ये ऑडिट की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ये ऑडिट नहीं है, ऑडिट के क्लासिफिकेशन। एक बार मैं मेरा वाला बता दूं, फिर अपन यहां चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो पढ़ना तो अपने को यही वाला है। तो 2 मिनट लेके अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं ऑडिट का ब्रॉड क्लासिफिकेशन।
ये भी क्या है, भावनाओं में बह गए, ठीक है ना। मालूम है क्यों? क्योंकि जो ऑडिट होती है ना बेटा, वो होती है एक तो कॉस्ट ऑडिट और एक होती है फाइनेंस ऑडिट। आप और मैं ये दो ही कर सकते हैं बस। आप ये बात ध्यान रखना, सीए में जो है ना, वो फाइनेंस ऑडिट के लिए भी अलाउड है, सब जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह जैसे बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, अभी अलाउड है। पूछो कहाँ, ये पूछो ना, अंडर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट होती है कंपनी की, होती है ना। अब ये इंटरनल ऑडिट फाइनेंस ऑडिट ही होती है, पढ़ा होगा ना, होती तो ये भी फाइनेंस ऑडिट ही है। एक और ऑडिट होती है, कौन सी, अंडर सेक्शन 139, ये होती है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट मतलब जो साल के एंड में होती है, समझ में, ये भी फाइनेंस ऑडिट होती है। दोनों में इतना ही फर्क है कि जो फाइनल ऑडिट होती है वो बेटा सैंपलिंग बेसिस पे होती है, क्योंकि वो 100% चेक नहीं कर सकती, होती वो भी पी&एल बैलेंस शीट की। इंटरनल ऑडिट भी पी&एल बैलेंस शीट की होती है, लेकिन ये पूरे साल भर चलती है, डिटेल्ड में होती है। इसको ना सीए और सीए में दोनों कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते, इसको तो सीए ही करेगी, ये बात मैंने आपकी मान ली जी। मैं तो कह रहा हूं अपन तो आज जो चल रहा है उस पर बात करते हैं, डिस्प्यूट को तो मारो गोली, अपन डिस्प्यूट में पढ़ते ही नहीं, फ्यूचर में जो डिसीजन आएगा तब की तब देखेंगे, अपन तो आज की बात करते हैं। आज तो सीए अलाउड है ना, लेकिन इसके लिए तो सीए में अलाउड है ना, तो फिर सीए में क्या फाइनेंस ऑडिट नहीं कर रहा है क्या? सीएस वालों को मुंह नहीं लगाते हम, वो तो है भी नहीं इस लाइक, उनसे सेक्रेटरी काम हो जाए वही बड़ी बात है। नहीं नहीं, ऐसे मजाक की बात है तो सब मुंह क्यों नहीं लगाएंगे, तो मजाक करने की बात है, क्योंकि फाइनेंस ऑडिट नहीं कर सकते, दे आर नॉट फाइनेंशियली आपके मतलब सीए में और सीएमए में आप सिलेबस देख लो ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा 80-90% सेम ही है, इसीलिए वो एलिजिबल है। और ऐसे ही सीए ऑफिशियली कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनीज के अगर मैं केस में जाऊं तो सेक्शन 148 पढ़ा होगा आप लोगों ने कॉस्ट ऑडिट का, वहां पे क्या लिखा हुआ है, सीएमए। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां सीएमए अलाउड नहीं करा, तो इसलिए यहां पे भी सीए अलाउड नहीं करा। जैसे नहीं, यहां टशन तो आएगा ही भाई साहब, ऐसे कैसे आपने उधर सीएमए को अलाउड नहीं करा तो सीएमए वाले फैल गए, बोले भाई साहब फिर कॉस्ट ऑडिट में हम किसी और को नहीं घुसने देंगे, रिजर्वेशन तो चाहिए हमें। ये तो बंद भैया, आपने उनको रिजर्व कर दिया, सीए वालों को आपने रिजर्वेशन दे दिया, तो यहां पे भी चाहिए। जिस दिन यहां सीए में अलाउड हो गया ना, यहां सीए भी अलाउड हो जाएगा। तो आपके और हमारे वर्क में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, राइट। इसीलिए आपको यह समझना है कि कॉस्ट ऑडिट दो ही तरह, सेक्रेटरी ऑडिट की मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं। सेक्रेटरी ऑडिट इस चीज की होती है कि कंपनी ने सेक्रेटरी कंप्लायंस कराया नहीं करा। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अच्छा ये भी आप लोगों ने, आप तो कॉस्टिंग ही पढ़ते हो सीएमए में, कॉस्ट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ही पार्ट होता है, ये पता है आप लोगों को? क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट रिकॉर्ड की समरी पी&एल बैलेंस शीट में जाएगी, जाएगी ना, समरी जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही, उसके बिना तो पी&एल बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति फाइनेंस ऑडिट करता है वो कॉस्ट ऑडिट भी कर सकता है, और जो कॉस्ट करता है फाइनेंस, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो ऑडिट ब्रॉडली दो ही होती है, इसमें भी दो कर लो, कौन सी, वॉलेंट्री और स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब अंडर सेक्शन 148, अभी तक हमारे भारत में स्टैट्यूटरी एक ही जगह, और इसके अलावा और कहीं पे भी स्टैट्यूटरी मतलब जो बाय लॉ कंपल्सरी। तो अभी तक हमारे इंडिया में इस सेक्शन के अलावा कहीं और कॉस्ट ऑडिट स्टैट्यूटरी नहीं है, बाकी जितनी भी एंटिटीज करा रही है ना वो सब वॉलेंट्री है। फाइनेंस ऑडिट में भी दो होती है, स्टैट्यूटरी एंड वॉलेंट्री, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये कंपनीज एक्ट में भी है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट में कहां पर बताया ना अभी, अंडर सेक्शन 138 एंड 139। इसके अलावा सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वहां पे भी कंपलसरी है। एलएलपी एक्ट, एलएलपी के लिए भी कंपलसरी है। ऐसे बहुत सारे, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44A भी पढ़ा क्या, उसमें क्या पढ़ा, कंपलसरी है ना, तो इनकम टैक्स में आया ना। अब मान लो कोई प्रोपराइटर है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो कंपनी तो नहीं है, लेकिन अगर 44AB में अटक गए तो ऑडिट कराना पड़ेगा, वो भी तो फाइनेंस ऑडिट ही है। इज इट क्लियर? तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो हमारा ये होता है। लेकिन अच्छा, अब इन ऑडिट ये हटा रहा हूं मैं, लिखोगे क्या तुम लोग? बोलो लिखोगे तो फिर मैं हटाता नहीं हूं। लिख लेने दे, क्या हो गया? तो अब जो भी करना है कहने का मतलब, तो वैसे भी मोबाइल में लगा पड़ा है, जब से आया है तब से कुछ ना कुछ देख रहा है कि जानू का मैसेज आ रहा है क्या? हाँ ये भी हो सकता है।
ये भी बड़ी समस्या है। जानू खाना खाया क्या, जानू सो गए क्या, जानू उठो ना। शाम को 8 बजे दोनों चालू हो जाते हैं। जानू खाना खा लो, नहीं तुम नहीं खाओगे जब तक मैं नहीं खाऊंगी। वो कह रहा बोले नहीं नहीं जानू पहले तुम। अच्छा मजे की बात क्या, दोनों ही पहले खा पी के बैठे हैं, टाइम पास चल रहा है दोनों का, और पहले दोनों निपटा के बैठे हैं। तुम्हें जानू उठो ना, तुम्हें स्कूल जाना है ना, सॉरी वो तुम्हें कोचिंग जाना है ना। जैसे बचपन से इसी ने पाल पोस के बड़ा करा है, मेरा बच्चा मेरा बेबी। बेटा तो तू जिस तरीके से तू बार बार मोबाइल को देख रहा है, उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इसका तो, क्योंकि मम्मी के फोन को या पापा के फोन का तो मैसेज इतनी बार को देखता नहीं है ही। कहाँ यहाँ जो बैठू हूं? यही लगाई थी क्या वो आपने? हैं? सर तो कहते उस अच्छा इस वाले के लिए बोल रहे थे। हाँ कितना बढ़िया काम था यार वो। मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है खड़े खड़े पढ़ाने में, आराम से थोड़ा कंफर्टेबल होता है। देख लिया ये वाला। चलो आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट जो इन्होंने बताई। सबसे पहले है ऑर्गेनाइज, 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह के ऑडिट है, वॉलंटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। बेटा देखो 2 बातें समझ लेना आप। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि ये क्लासिफिकेशन गलत है, राइट? तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना? लेकिन पढ़ना फिर भी आपको यही है। कैसे? आप कहते हो सोल प्रोपराइटर की ऑडिट वॉलंटरी है, हम कहते हैं हमेशा वॉलंटरी नहीं है। अभी बताया ना, अगर इनकम टैक्स में हो रही है तो वॉलंटरी कहां रही? आज अगर किसी सोल प्रोपराइटर को अपनी ऑडिट, सोल प्रोपराइटर को अगर अपनी ऑडिट करवानी पड़ रही, राइट? क्यों करवानी पड़ रही सोल प्रोपराइटर को अपनी ऑडिट? क्योंकि इनकम टैक्स में आ गया। तो क्या वॉलंटरी रही क्या? अरे मैं कब कह रहा हूं कि आपको हमेशा करवानी है? वॉलंटरी तो नहीं ना। आज टर्नओवर मेरा ऊपर चला गया 2 करोड़ से ऊपर, मैं तो नहीं कराना चाहता। वॉलंटरी का मतलब है मेरा मन है तो मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। आप मुझे परमिशन दे दोगे क्या? 44 AB में लिखा हुआ है कहीं कि नहीं नहीं आपका मन नहीं करे तो मत कराना, है कहीं? तो फिर ऑप्शन कहां रहा मेरे पास? फिर वॉलंटरी कहां रही? ऐसे बोलते कि सोल प्रोपराइटर की ऑडिट हमेशा वॉलंटरी नहीं होती। हाँ ये हम मान लेते। जैसे अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप बोलोगे कंपनी की ऑडिट, बेटा ये हमेशा कंपलसरी है, करानी पड़ेगी। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रूल से वन, आपको हर कंपनी, स्मॉल, डोरमेंट, सेक्शन 8, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, कोई से भी कंपनी हो आप, करानी पड़ती है ना। प्रॉफिट है नहीं है, टर्नओवर है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी करानी पड़ेगी ना। ये होता है स्टैट्यूटरी, यानी कंपलसरी, करानी पड़ेगी हमेशा। तो कंपनी की ऑडिट की अगर मैं बात करूं, इट इज स्टैट्यूटरली कंपलसरी। लेकिन सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी वही 44 AB का रूल लगता है। एनजीओ और एलएलपी, एलएलपी को तो कंप्लीटली स्टैट्यूटरी में डालो। क्यों? एलएलपी में भी लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द, तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ती है ना। तो भी फिर वो वॉलंटरी कहां रही? अरे भाई हम कह रहे हैं ना कि आप ये मत बोलो कि स्टैट्यूटरी, बट आप ये भी मत बोलो वॉलंटरी। हमने कहा इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। पूरी तरीके से वॉलंटरी बोल देना। लेकिन इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन करा? बोले जिनकी हमेशा होगी वो तो स्टैट्यूटरी, जिनकी कभी कभी होती वो वॉलंटरी। ऐसे नहीं होता कभी, ठीक है? और गवर्नमेंट ऑडिट, ये क्लासिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? गवर्नमेंट ऑडिट को अलग क्यों करा? गवर्नमेंट ऑडिट भी स्टैट्यूटरी होती है। भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट हैज बीन मेंशन्ड द CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पढ़ा होगा ना, is bound to conduct the audit of all the government departments of all the states, central and union territory। ये चॉइस नहीं है, भारत के हर सरकारी विभाग का ऑडिट कंपलसरी है। और गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 139 सबसेक्शन 7, इट इज कंपलसरी टू कंडक्ट द ऑडिट, है कि नहीं? स्टैट्यूटरी में आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि टेक्निकली ये क्लासिफिकेशन गलत है, बट कोई बात, अपने को देखो पढ़ना तो अल्टीमेटली यही वाला है। अपन इसमें ज्यादा इफ एंड बट नहीं लगा सकते। यहां R&D करने के लिए तो अपन बैठे नहीं। इसीलिए कभी कभी ये बेहतर होता है कि जो है उसके हिसाब से चले, क्योंकि अपना पहला टारगेट है एग्जाम में पास होना। बात समझ में आ गई? बताना तुमको इसलिए जरूरी था क्योंकि तुम CA में बनने के अंदर को गालियां देते हैं, बोले साले ने क्या पढ़ाया, गलत क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया।
इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया फिर तुम मेरे को गालियां दोगे, बोले सर आपको तो बताया नहीं हमारे को। इसीलिए मैंने तुमको बताया कि टेक्निकली ये डिफरेंस होता है। और इसमें नीचे देखो, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बेटा एक सीए, ये सारी ऑडिट जो देख रहे हो ना आप सीए सीए में, ये हम कर ही नहीं सकते, ये तो फिर भी कर सकते हैं, सॉरी, ये भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट हम कैसे करेंगे? एनवायरमेंट ऑडिट का मतलब, एनवायरमेंट ऑडिट में क्या करते हैं मालूम है? आपकी फैक्ट्री कितना पोल्यूशन जनरेट करती है, उसके लिए पर तो मैं क्या करूं, ऊपर चिमनी पे जाके बैठ जाऊं, धुआं नापूं? क्या करूं मैं कैसे करूंगा? आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट अ पोल्यूशन एक्सपर्ट। मैं कैसे मालूम करूंगा? एक और होता है, इसमें तो लिखा हुआ नहीं, चलो आपकी अच्छी बात है, एनर्जी ऑडिट और होता है, उसमें हम ये चेक करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, वेस्ट का हो रही है। तो क्या करूं मैं इसमें इसमें हाथ डाल के देखूं कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। यू कैन नॉट डू दिस ऑडिट, दिस इज नॉट फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ सीएमए। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्लासिफिकेशन चल रहा है, इसलिए कल इसके आगे पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये नाम याद करने पड़ेंगे आप। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं।